सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास है एनसीईआरटी हिंदी वसंत भाग 3 और पाठ 18 जो कि भाग क का लास्ट लेसन है, टोपी, जिसके रचयिता हैं सृंजय जी। और आशा करती हूँ आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। इसके बाद हम भाग ख करेंगे जिसमें 6 या 7 लेसन हैं। उसको मैं कोशिश करूँगी कि 2 या 3 क्लासेस में ही कंप्लीट करा दूँ और उसके सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, पाठ का सार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें और परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पाठ 18 टोपी। सृंजय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि अनेक रूपों में उभर कर आई। अपनी कहानियों में इन्होंने भावात्मक को विशेष बल प्रदान किया। देश की परंपराओं, इतिहास एवं संस्कृति में अटूट आस्था होने के कारण इन्होंने देशभक्ति की भावना को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। किसको स्थान दिया है? देशभक्ति की भावना को। लेखक का कोमल हृदय किसी भी दुखी व्यक्ति को देखकर पिघल जाता है। किसको देखकर पिघल जाता है? दुखी व्यक्ति को देखकर। इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भरे हैं। इनकी रचनाओं में शब्दों पर इनकी पकड़ देखते ही बनती है। वस्तुतः उनके साहित्य में सर्वोत्तमुखी प्रतिभा की झलक दिखाई देती है। किनके? सृंजय जी के, जो कि इनके जो पाठ का जो नाम है वो है टोपी। तो ये करते हैं हम पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ टोपी श्री सृंजय द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। उन्होंने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है। किस पर? यह क्या है? एक कहानी है। इसकी विधा क्या है? टोपी की यह विधा है कहानी। और किस पर कटाक्ष किया है? उच्च वर्ग पर। वह किस प्रकार के गरीबों का शोषण करते हैं। किस प्रकार गरीबों का शोषण करते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब गोरैया पक्षी उचित मूल्य देकर अपना कार्य भली भांति करवा लेती है। लेखक ने कहानी पर नर गोरैया को गवरा और मादा गोरैया को गवरैया के नाम से प्रकट किया है। नर गोरैया को क्या कहा है? गवरा, और मादा गोरैया को गवरैया। एक मादा गोरैया यानी कि गवरैया और एक नर गोरैया यानी कि गवरा में अनूठा प्रेम था। ये दोनों अपने सभी कार्य साथ साथ करते थे। दोनों सुबह होते ही घोंसले में निकल पड़ते हैं, संध्या समय वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। निकल पड़ते हैं और संध्या समय वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। दोनों दिन भर किए गए कार्यों के बारे में आपस में बातें करते हैं। एक दिन अचानक गोरैया नर गोरैये से बोलती है कि मनुष्य रंग बिरंगे कपड़ों में कितना सुंदर लगता है। नर गोरैया झट से बोला, वह कुछ नहीं अच्छा लगता। कपड़े पहनने से सुंदरता के स्थान पर बनावटीपन आ जाता है। गोरैया बोली, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गवरा बोला कि कपड़ा वास्तविक सुंदरता को दबा देता है। गोरैया क्या बोलती है कि आज लट जीरा चुग गए हो। क्या चुग गए हो? लट जीरा। गवरा उदाहरण देते हुए कहता है, बिना कपड़े के वह उसकी काया के प्रत्येक बल एवं कटाक्ष को देख और समझ पाता है, लेकिन कपड़े पहनने के बाद ये संभव नहीं हो सकता। गवरैया कहती है कि कपड़ा मात्र अच्छा लगने के लिए नहीं पहना जाता, अपितु यह मौसम से बचाव भी करता है। दोनों में वाद विवाद होने लगता है। किस बात पर वाद विवाद हो सकता है? कपड़ों के ऊपर। और किसके? मनुष्य के कपड़ों पर। गवरा कहता है कि कपड़ा पहनने से व्यक्ति के औकात का पता चल जाता है, जिससे आपसी भेदभाव को जन्म मिलता है। गवरा अपनी बात पर बल देते हुए कहता है, यह एकदम पागलपन है। इसमें बड़ा पागलपन तो यह है, वह है आदमी अपने सारे शरीर को कपड़ों से ढक लेता है, यहाँ तक कि सिर के बालों को टोपी से ढक लेता है, लेकिन हम लोग बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। टोपी की बात सुनते ही गवरैया का मन भी टोपी पहनने को करता है। किसकी बात सुनते ही? टोपी की। यानी जब उसे पता चलता है कि टोपी भी पहनी जाती है तो क्या करती है फिर वह टोपी पहनने की जिद करने लगी। गवरा बोला, टोपी तू पाएगी कहाँ से? अब गवरा टोपी के गुण दोषों को बतलाने लगा कि टोपी को आदमियों का राजा पहनता है। कौन पहनता है टोपी को? आदमियों का राजा। टोपी के लिए सरकारें बदल जाती हैं, टोपी उछलते देर नहीं लगती। लोग अपनी टोपी यानी इज्जत बचाने के लिए दूसरों को उल्लू बनाते रहते हैं, अतः तू टोपी के चक्कर में बिल्कुल
मत पड़ना। गौरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। किस जिद पर? क्या पहनना चाहती थी? वो भी टोपी, और अपनी इच्छा पूरी करना चाहती थी। अब उसने टोपी को जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त करने के बारे में सोचने लगी। प्रतिदिन के समान ही दोनों कूड़े के ढेर पर दाना चुगने के लिए चले गए। दाना चुगते चुगते अचानक गौरैया को कपास का फाहा मिला। क्या मिला गौरैया को? कपास का फाहा। इसे प्राप्त कर गौरैया खुशी से नाचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मिल गया, उसे मिल गया। तभी गौरा ने चीख कर पूछा, तुझे क्या मिल गया? गौरैया बोली, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। क्या मिल गया? टोपी का जुगाड़ मिल गया, यानी अब वह भी टोपी ले लेगी। गौरा बोला, तेरे समान ही एक बावला था जिसे एक दिन रास्ते में चाबुक पड़ा हुआ मिला। क्या मिला? चाबुक। किसको? बावले को। चाबुक के मिलते ही बावला जोर जोर से चीखने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। क्या बचा? 3 घोड़ा बचा। 3 क्या? घोड़ा, लगाम और जिन। सारी उम्र वह बावला ये तीनों शब्द बड़बड़ाता रहा। गौरैया को समझाते हुए बोला, एक रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? गौरैया रुई के फाहे को लेकर एक रुई के धुनने वाले के पास गई और प्यार भरी आवाज़ में उससे रुई धुनने को कहा। दुनिया बूढ़ा एवं गरीब था। रुई धुनने वाला कौन था? दुनिया बूढ़ा। वह गौरैया पर चिल्लाते हुए उसे भगाने लगा। उसने कहा वह अभी राजा जी के लिए रजाई बना रहा है, उसके पास मुफ्त के काम के लिए समय नहीं है। इस पर गौरैया बोली, गुस्सा न करो, वह रुई धुनने का मेहनताना देगी। उसने कहा, धुनने के बाद कुछ प्राप्त होगा, उसका आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूँगी। तो दुनिया इतना अच्छा अवसर गंवाना नहीं चाहता था, अतः उसने सौदा स्वीकार कर लिया और कुछ ही देर में रुई धुनकर तैयार कर दी। धुनी हुई रुई को लेकर जब गौरैया एक सूत काटने वाले के पास आ गई, उसने भी दुनिया के समान उसे डांट दिया। लेकिन जब गौरैया ने आधे आधे की बात कही तो सूत काटने वाला भी उसी समय तैयार हो गया। कोरी की शारीरिक संरचना खराब थी, कमर झुकी हुई थी, सिर पर फटा पुराना कपड़ा था। अपनी गरीबी और उचित मजदूरी का आश्वासन पाकर वह तुरंत काम करने को तैयार हो गया। झट से उसकी चरखी चलने लगी और कुछ ही समय में उसने काफ़ी पतला सूत काट दिया। सूत बन जाने के बाद गौरैया दोनों एक बुनकर के पास गए और बोले, बुनकर भैया, इस कटे हुए सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन दोनों को भगाते हुए कहने लगा कि चलो हटो, उसे अभी राजा जी के पास जाना, राजा जी के लिए बागा बुनना है। कुछ ही समय राजा के सेवक आते ही होंगे। इतना कहकर वह अपने काम में लग गया। कुछ क्षणों बाद गौरैया ने पुनः आपस में अपने साहस को बटोर कर कहा, हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने उसी समय गौरैया की बात मान ली। तभी उसका करखा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। कुछ ही समय में बुनकर ने बड़ा ही सुंदर कपड़ा बुनकर तैयार कर दिया। बुनकर ने अपने हिस्से का आधा कपड़ा लेकर शेष गौरैया को दे दिया। अब गौरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास आई और उससे कहने लगी, दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। दर्जी बड़ी ही रोषपूर्ण वाणी में बोला, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए उसे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने आह भरते हुए कहा, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। गौरैया पुनः कहने लगी, उसे बेगार में काम नहीं करवाना, वह इस कपड़े की 2 टोपी बना दे, वह एक वह स्वयं ले ले, दूसरी गौरैया को दे दे। इतना सुनते ही दर्जी उसी समय तैयार हो गया। उसके हाथ कैंची पर हाथ फटाफट चलने लगे। देखते ही देखते उसने सुंदर सुंदर 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने टोपी पर अपनी ओर से 5 फुंदने भी लगा दिए।
टोपी पहनकर जब गौरैया पैर धरती पर नहीं टिक रहे थे वह फुदक रही थी, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। गौरैया को टोपी पहने देखकर गबरा को कहना ही पड़ा, वाकई तो रानी लग रही है। गौरैया कहने लगी, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी ने गौरैया में एक नवीन जोश उल्लास भर दिया था। इस उल्लास में वह उड़ते उड़ते राजा के कंगूरे पर आ बैठी। महाराजा अर्धनग्न अवस्था में अपने सेवकों से अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। अचानक राजा ने टोपी पहनी, गौरैया को देखा। उसे देखकर राजा की अक्ल चकरा गई। गौरैया लगातार कह रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इतना सुनते ही राजा अपने सिर को हाथों से ढकते हुए जोर से चिल्लाया, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा ने उसी समय टोपी पहन ली, लेकिन गौरैया पुनः कहने लगी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। वह लगातार यह बोलती जा रही थी, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कहा, इस फद्दगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंख ने नोच लो सिपाहियों, देर न करो। तभी एक सिपाही ने गुलेल से गौरैया की टोपी गिरा दी और दूसरे ने झट से उठा लिया। राजा टोपी को मसलने ही जा रहा था कि वह उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर टोपी इस देश में किसने बनाई है। राजा के आदेश पर क्षमा याचना करता हुआ दर्जी आया। राजा ने रोष भरे स्वर में कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। कारण पूछने पर दर्जी ने कहा, महाराज कपड़ा बहुत अच्छा था। तब कपड़ा बुनने वाला लाया गया। वह भी क्षमा याचना करने लगा। कारण बताते हुए कहने लगा, सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। धाड़ मारते हुए राजा बोला, इतना बारीक सूत किसने काता, उससे सामने लाओ। गिरते की पड़ते कोरी आ गया। जान बख्शे महाराज। राजा ने कहा, जान नहीं वजह बताओ। कोरी बोला, रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। तभी हाँफते हुए दुनिया आया। वह समय याचना करने लगा। राजा ने पुनः कहा, समय नहीं वजह बताओ। राजा अत्यंत क्रोध में बोला, तुम चारों अपराधी हो, तुमने मिलकर इस गौरैया का काम किया है। दुनिया ने डरते डरते राजा से कहा, यदि अभय दान दे तो वह बोले। राजा बोला, चलो दिया। दुनिया कहने लगा, महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। यह सुनकर राजा भौचक्का रह गया। गौरैया पुनः चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगला है, इस टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी उसने मेरी टोपी छीन ली। हो हल्ला सुनने के बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वे सारे दृश्य को देखने लगे। तभी राजा घबराते हुए बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। गौरैया ने भी पुनः पहन ली और कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लौटा दी। राजा मंत्री से कहने लगा, कौन इस मुँह फट के मुँह लगे। वह महल में चला गया। तो यह थी राजा और गौरैया की कहानी। टोपी, जिसके जो कवि यानी लेखक हैं वो हैं सृंजय जी। कौन है? सृंजय। टोपी किसकी रचना है? सृंजय की। गौरा के अनुसार आदमी कपड़ा पहनकर कैसा लगता है? तो कैसा लगता है गौरा के अनुसार? बदसूरत। कपड़ा पहनने से आदमी की क्या पता चल जाती है? तो क्या पता चल जाती है? औकात। गौरैया क्या पहनना चाहती थी? तो क्या पहनना चाहती थी? टोपी। गौरैया को दाना चुगते समय क्या मिला? रुई का फाहा मिला। गौरैया रुई का फाहा लेकर किसके पास गई? तो सबसे पहले किसके पास गई थी गौरैया? दुनिया के पास। उजरत से तात्पर्य है मजदूरी। क्या तात्पर्य है उजरत से? मजदूरी। गौरैया ने दुनिया को 16 आने में से कितनी मजदूरी दी? तो कितनी मजदूरी दी थी? 8 आने। गौरैया धुनी रुई कतवाने के लिए कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी गौरैया? कोरी के पास। कोरी के पास क्या काम करने के लिए आया हुआ था? राजा की अचकन के लिए सूत काटना था। गौरैया कपड़ा बनवाने के लिए किसके पास गई थी? तो किसके पास गई थी? बुनकर के पास गई थी। बुनकर ने राजा के लिए क्या बुनना था? क्या बुनना था? बागा बुनना था। गौरैया टोपी सिलवाने के लिए किसके पास गई?
दर्जी के पास गई थी। किसके पास गई थी? दर्जी के पास। कितने फुंदने थे? तो कितने फुंदने थे? 5। गवरैया उड़ते उड़ते राजा के महल में कहाँ पर बैठी थी? कंगूरे पर बैठी थी। कहाँ बैठी थी? कंगूरे पर। पाखी से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है यहाँ पर? पक्षी। मुझी से अभिप्राय है दुष्ट। क्या अभिप्राय है मुझे से? दुष्ट। नगर का राजा कैसा था? तो कैसा था नगर का राजा? निकम्मा। राजा गवरिया की बात सुनकर क्यों घबरा गया? तो क्यों घबरा गया था राजा? क्योंकि सभी कारीगरों ने गवरिया की मदद की थी। क्योंकि गवरिया की टोपी राजा की टोपी से अधिक सुंदर थी। क्योंकि राजा के खाली होते खजाने की पोल खुल गई थी। तो यह तीनों ही कारण थे। अगला प्रश्न है, खोते से अभिप्राय है। यानी खोते क्या से क्या अभिप्राय है? खोते से घोंसला। टहलुआ से अभिप्राय है। टहलुआ तो क्या होता है? टहलुआ नौकर। लटजीरा से अभिप्राय है। तो क्या है? चीचड़ा। क्या अभिप्राय है लटजीरा से? चीचड़ा। तो यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न और वसंत भाग 3 का भाग 3 और खंड क का अंतिम पाठ 18। इसके बाद हम भाग ख की शुरुआत करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से 9 पाठ हैं। उनके सिर्फ मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।